नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। कल गोरखनाथ मंदिर में पीएसी जवानों पर जो हमला हुआ, उसके पीछे कोई साजिश थी या फिर उसे एक सिरफिरे की सनक कहा जाए। इस वक्त इसकी पूरी जांच चल रही है। पीएसी जवानों पर धारदार हथियार से हमला बोलने वाला मुर्तजा अहमद अब्बासी आईआईटी बॉम्बे का स्टूडेंट रहा है। वो खासा पढ़ा लिखा है, बावजूद उसका हथियार लेकर मंदिर तक पहुंचना और वहां अचानक कई पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला बोलना चौंकाने वाली बात है। इसी बीच देखिए, बड़ी खबर आ रही है। अपडेट्स पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। आपको बताते चले कि गोरखनाथ मंदिर हमले मामले में थोड़ी ही देर में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौजूद रहेंगे, एसीएस होम मौजूद रहेंगे और अब से थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने की खबर मिल रही है। ताजा तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर है। तो गोरखपुर मामले पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं एसीएस गृह अवनीश अवस्थी को और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है और सुनना होगा कि क्या कहना है इस पूरे मामले पर, कितनी जांच आगे पहुंची है और अभी क्या चल रहा है, सुनते हैं। आज एडीजी एलओ के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में पुलिस के जवानों पर किए गए जो गंभीर मामला है, एक साजिश का हिस्सा है और इसको एक आतंकी घटना कहा जा सकता है। ये गंभीर मामले पर मैं चाहूंगा कि विस्तृत रूप से एडीजी एलओ साहब जो है इस पर आपको ब्रीफ करें और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं उन पर मैं अंत में आपको बताऊंगा। प्रशांत। बीती शाम लगभग 7 बजे एक व्यक्ति गोरखनाथ मंदिर के गेट नंबर 1 पे तैनात पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से उसने हमला किया तथा कुछ धार्मिक नारे लगाए। उसके अटैक से 2 जवानों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका नाम क्रमशः गोपाल गौड़ और अनिल पासवान है। चूँकि आप सबको विदित है कि जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनकी अपनी एक सुरक्षा योजना होती है और उसके तहत ही वहाँ तैनातियाँ रहती हैं। वहाँ के सजग और सतर्क पुलिसकर्मियों ने तुरंत ही अन्य साथियों के साथ मिलकर उस व्यक्ति को काबू किया तथा उसकी गिरफ्तारी की। उस व्यक्ति के पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो उन चीज़ों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी और इसमें जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में कि आतंकी घटना नहीं थी। तत्काल इसको वहाँ एटीएस की टीम गई है। आज वहाँ एडीजी एटीएस और एडीजी एसटीएफ दोनों रवाना कर दिए गए हैं और जो शासन के मंशा है उसके बारे में एसीएस के द्वारा अलग से बताया जाएगा। लेकिन जो दस्तावेज हम लोग को अभी तक प्राप्त हुए हैं वो काफ़ी ही सनसनीखेज हैं और विवेचना के बाद से बिना विवेचना के गुणवत्ता को इफेक्ट किए हुए जो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी होंगी हम तत्समय बताएंगे। अभी विवेचना बहुत ही प्रारंभिक स्टेज में है। मुकदमा गोरखनाथ थाने में 60/22 दर्ज किया जा चुका है जो कि घटना से संबंधित है तथा एक अन्य मुकदमा 61/22 जो कि उसके पास से जो धारदार हथियार मिला है उससे संबंधित है, दर्ज किए गए हैं और आगे की विवेचना अभी स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है। आगे जैसे भी निर्देश या जो भी डेवलपमेंट्स होंगे शासन के, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
जैसा कि मैंने बताया, अभी शासन के द्वारा सभी महत्वपूर्ण संस्थानों और वाइटल इंस्टॉलेशन जिसको हम कह सकते हैं, उनकी सुरक्षा योजना पुनरीक्षित की गई है और उसके तहत ही वहाँ अधिक पद भी स्वीकृत किए गए हैं। जो आज के थ्रेट परसेप्शन है उसके साथ समय समय पे इन योजनाओं का, सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा शासन स्तर पे तथा स्थानीय स्तर पे अगर कोई नए डेवलपमेंट होते हैं तो उसके हिसाब से की जाती है और अंत में शासन के द्वारा उसे स्वीकृत किया जाता है। उसके तहत ही गोरखनाथ मंदिर, अयोध्या जी, वाराणसी और मथुरा और इसके साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण बिल्डिंग और संस्थाएं हैं उनकी सुरक्षा एक सुरक्षा योजना के तहत की गई थी, जिसके तहत ही वहां तैनात बहादुर पुलिसकर्मियों ने इस पूरे घटना को विफल कर दिया और कोई बड़ी घटना नहीं होने दी। अगर ये व्यक्ति अंदर प्रवेश कर जाता तो जहां आम व्यक्ति, दर्शनार्थी वगैरह हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंच सकती थी और स्थिति बेकाबू भी हो सकती थी। तो मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बहुत ही संयम का परिचय देते हुए उसको गिरफ्तार किया है। वो व्यक्ति आज न्यायिक हिरासत में जाएगा। उसका प्रॉपर जो उसको चोट लगी है उसका इलाज भी कराया जा रहा है तथा हमारे जो साथी जिन्हें चोट लगी थी उनको भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस पूरे घटना की विवेचना यूपी एटीएस को दी गई है और यूपी एटीएस अब इसकी विवेचना टेक ओवर कर रही है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिया है कि हमारी जो दोनों एजेंसीज है, यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ, ये जो है घटना के अनावरण हेतु संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 3 लोगों ने, जो हमारे 2 पुलिस कांस्टेबल्स, 2 पीएसी कांस्टेबल्स और जो पुलिस के कांस्टेबल्स ने इस घटना को विफल किया और खुद जो है जाबाज रूप से, बहादुरी से काम किया है, श्री गोपाल गौड़ कांस्टेबल पीएसी, श्री अनिल पासवान कांस्टेबल पीएसी और श्री अनुराग राजपूत कांस्टेबल नागरिक पुलिस, इन सब लोगों ने जो बहादुरी का काम किया है, तो इसमें मुख्यमंत्री जी ने इनको 5 लाख रुपया जो है नगद घोषित किया है और वो इनाम शासन की ओर से इनको बहुत जल्दी ही दिया जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिए हैं, जैसा अभी एडीजी एलओ साहब ने बताया, इसके लैपटॉप, मोबाइल पर जो भी डिटेल्स हैं, जिन लोगों से ये जुड़ा हुआ रहा है, इनकी सबकी बहुत गंभीरता से जांच करें और ज़रूरत पड़े तो प्रदेश के बाहर भी जहां भी इसके जो है ट्रैक होगा उसको जो है हम लोग अनावृत करेंगे और प्रभावी कार्रवाई इस पर सुनिश्चित करेंगे। ये मैंने जैसा कि बताया, प्रारंभिक तौर पे उसके पास से लैपटॉप, उसके मोबाइल्स बरामद हुए हैं और उससे जो चीज़ें पता चली हैं उनके बारे में हमने आपको शेयर किया। साथ साथ हमने बताया कि जो विवेचना को प्रभावित न करे ऐसी सूचनाएं हम अभी भी दे रहे हैं और आगे भी जो जो चीज़ें डेवलपमेंट्स होगी इसमें बताएंगे। हम इसमें सभी एजेंसियों की भी मदद लेंगे तथा ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इस व्यक्ति के द्वारा कहाँ कहाँ ट्रैवल किया गया है और ये व्यक्ति किसके साथ संपर्क में था, ये किसी विदेशी कंट्री में तो नहीं गया या कहीं से ये बड़े षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है। इन आदि बिंदुओं पे विवेचना जो एटीएस के द्वारा की जाएगी, लेकिन अभी से इस बारे में कुछ भी कंफर्म तरीके से बता देना उचित नहीं है। जब तत्समय जब चीज़ें इस तरह से आएंगी हम लोग आपके साथ अवश्य शेयर करेंगे। ये सभी कुछ रिव्यू होगा। इस घटना का तो अनावरण हो गई, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जहां भी जो भी और गंभीरता से कार्य करना होगा वो करेंगे। अभी हाल में ही मैंने आपको बताया। देखिए, हमारे पुलिस के कांस्टेबल्स ने ही उसको जो है विफल किया है और बिल्कुल आउटर पेरीमीटर पर ही उसको विफल कर दिया है, तो प्रभावी और मजबूत कार्रवाई कर दी गई है।
जो भी आवश्यकता होगा वो कार्य सुनिश्चित करेंगे। और 5 लाख रुपए की घोषणा इसलिए दी गई, इन लोगों ने जाबाज रूप से जो है बहादुरी से काम किया। थैंक यू। अभियुक्त का नाम है अहमद मुर्तुजा अब्बासी। अहमद मुर्तुजा अब्बासी पुत्र मुनीर अहमद अब्बासी, ये रहने वाला सिविल लाइन गोरखपुर का है। जी हाँ। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसीएस गृह अवनीश अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौजूद हैं और इस मामले की जानकारी देने के साथ जो बड़ी बात उन्होंने कही कि जो आरोपी के पास से दस्तावेज मिले हैं वो सनसनीखेज हैं और इसीलिए हर एंगल पर जांच की जाएगी। ये बड़ी बात सामने रखी है डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने। कहना यह है कि जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, आरोपी का नाम मुर्तजा है और उसके पास जो डॉक्यूमेंट और डेटा भी कह सकते हैं क्योंकि लैपटॉप और तमाम चीजें, ऑफ कोर्स वो IIT था और इसके पास जितनी चीजें थी अब ये खंगाली जाएंगी। दस्तावेज के आधार पर कहा यह जा रहा है कि सनसनीखेज है और इस पर आगे की जांच की जाएगी। सिविल लाइन गोरखपुर का रहने वाला मुर्तजा नाम का यह आरोपी है, पुलिस के गिरफ्त में है। इसके साथ ही अगर परिसर की सुरक्षा के मद्देनजर देखा जाए तो पहली लेयर में ही अपनी जान पर खेलकर इसे रोकने वाले कांस्टेबल को 5 लाख का इनाम भी दिया जाएगा, ये भी घोषणा की। और आगे की जांच बड़ी गंभीरता से और टीम्स बना दी गई हैं जो करेंगी। हर एंगल से जांच की जाएगी। मुर्तजा कहां रहता था, कहां ट्रैवल किया, अब्रॉड में लोगों से इसके कनेक्शन यानी विदेश में लोगों से इसके कनेक्शन है या बातचीत हुई या नहीं हुई, ये सारी चीजें बहुत इनिशियल फेज पे हैं। अभी जितनी जांच है वो बहुत इनिशियल है, इसीलिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने अभी कुछ शेयर नहीं किया है। हाँ, जरूर ये कहा है कि जितने भी दस्तावेज मिले हैं वो सनसनीखेज हैं यानी चौंकाने वाले हैं। तो इस पूरे मामले की जांच के बाद ही आगे कहना कुछ सही होगा। जो जांच है वो बहुत इनिशियल फेज में है, प्रारंभिक चरण में है, लेकिन आगे की जांच बड़ी गहनता से होगी। क्या कहा? शाम लगभग 7 बजे एक व्यक्ति गोरखनाथ मंदिर के गेट नंबर 1 पे तैनात पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से उसने हमला किया तथा कुछ धार्मिक नारे लगाए। उसके अटैक से 2 जवानों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका नाम क्रमशः गोपाल गौड़ और अनिल पासवान है। क्योंकि आप सबको विदित है कि जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनकी अपनी एक सुरक्षा योजना होती है और उसके तहत ही वहाँ तैनातियाँ रहती हैं। वहाँ के सजग और सतर्क पुलिसकर्मियों ने तुरंत ही अन्य साथियों के साथ मिलकर उस व्यक्ति को काबू किया तथा उसकी गिरफ्तारी की। गोरक्षनाथ मंदिर गोरखपुर में पुलिस के जवानों पर किए गए जो गंभीर मामला है, एक साजिश का हिस्सा है और इसको एक आतंकी घटना कहा जा सकता है। तो सुना आपने क्या कहना है एसीएस गृह अवनीश अवस्थी का, जहां उन्होंने कहा कि पहले ही लेयर में सुरक्षा कर्मियों ने हिम्मत दिखाते हुए इस आरोपी को रोक लिया, वरना ये अंदर जाकर के जहां बहुत सारी भीड़ रहती है, श्रद्धालु रहते हैं, उन पर भी हमला कर सकता था। इन सारी संभावनाओं पे विराम लग गया क्योंकि इसके हाथ में धारदार हथियार होने के बावजूद भी कांस्टेबल्स ने इसे रोक लिया और इसीलिए उनको इनाम भी दिया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर एक ऐसी जगह जहां सुरक्षा के लिए तमाम व्यवस्थाएं बहुत पहले से ही चाक चौबंद रहती हैं और ऐसे में किसी सिरफिरे का या किसी साजिश के तहत किसी शख्स का आ जाना, ये तमाम चीजें कई सवाल खड़े करती हैं। चलिए हम इसीलिए पड़ताल करने की कोशिश करते हैं कि परतों में क्या छुपा है, क्या पता चल रहा है। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं लखनऊ से, नीरज श्रीवास्तव हमारे सहयोगी गोरखपुर से हैं और मृत्युंजय संवाददाता हमारे मुंबई से जुड़े हैं। और मृत्युंजय का सीधा रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गोरखपुर के सिविल लाइंस में रहने वाला मुर्तजा, मृत्युंजय किस तरीके से मुंबई में उसके कहां-कहां कौन-कौन से कनेक्शन मिले हैं, कहां रहता है, क्या-क्या चीजें मुंबई से कनेक्टेड हैं।
जी देखिए, निश्चित तौर पर मुंबई का भी कनेक्शन सामने आया है। ये जो मोहम्मद अब्बासी मुर्तजा है, उसका कनेक्शन ये है कि वो मुंबई के आईआईटी से पढ़ा हुआ है। आईआईटी पवई इलाका, जो आईआईटी पवई में उसने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के दौरान वो मुंबई में ही रहता था। और आपको बता दें कि मुंबई के पास का नवी मुंबई इलाका है, और नवी मुंबई इलाके का ये जो आप जगह देख रही हैं, मिलेनियम टावर्स, इसी मिलेनियम टावर्स में वो रहा करता था। यहाँ तक कि उसके पास से जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं, उसमें जो आधार कार्ड बरामद किया गया है, जिस पर उसका नाम मोहम्मद अहमद मुर्तजा अब्बासी पूरा नाम लिखा गया है, और उसका जो पता लिखा गया है, इसी मिलेनियम टावर्स नवी मुंबई का पता लिखा गया है। इसी इलाके में वो घर पर रहता था, यहाँ का ही उसका पता बताया गया है। जो अब तक प्राथमिक जानकारी हमें मिल पाई है, उसके मुताबिक वो कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पर रहता था, और मुंबई में जब ये पढ़ाई कर रहा था आईआईटी पवई में केमिकल इंजीनियरिंग की, उस पढ़ाई के दौरान उसने जो अपना आधार कार्ड था, उसने मुंबई का बनाकर रखा हुआ था। अब चूंकि यूपी एटीएस ने कुछ जानकारियां महाराष्ट्र एटीएस से साझा की हैं, ऐसे पर महाराष्ट्र एटीएस के अधिकारी भी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, और दो अलग अलग टीमें इस पर काम कर रही हैं। एक टीम आईआईटी पवई में जाकर इसके बारे में पता लगा रही है, इसके ग्रुप के बारे में पता लगा रही है, इसके दोस्तों के बारे में, और इसका व्यवहार कैसा था पढ़ाई के दौरान, इस बारे में पता लगा रही है। और दूसरा जो ग्रुप है एटीएस का, वो निश्चित तौर पर यहाँ जहां पर वो मिलेनियम टावर्स में रहता था, यहाँ पहुंचकर ये पता लगा रही है कि किसके घर पर रहता था, किसने रेंट पर दिया हुआ था, किस आधार पर दिया हुआ था, और कोई पुराना कोई रिकॉर्ड या पुराना कोई बैकग्राउंड है जिसकी जानकारी होना जरूरी है। तो इस पहलू से भी इसकी जांच की जा रही है। यानी कुल मिलाकर इसका एक मुंबई कनेक्शन भी है, जिसको जानना, दुनिया के सामने लाना बेहद जरूरी है। बिल्कुल मृत्युंजय, ये तय है कि आखिर रूममेट कौन थे, किनके साथ ये शेयर करता था फ्लैट, उनके साथ क्या बिहेवियर था, वो लोग कौन थे। अब ये तमाम चीजें जोड़ करके देखी जाएंगी, क्योंकि दस्तावेज का जिक्र खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि जो दस्तावेज मिले हैं वो चौंकाने वाले हैं। इसीलिए अब हम रुक करेंगे विवेक त्रिपाठी का। विवेक, ये बताइए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये कहा कि बहुत इनिशियल फेज पे है सारी इन्वेस्टिगेशन, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आपसे हम शेयर करेंगे जैसे जैसे इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि सनसनीखेज हैं जो दस्तावेज मिले हैं, कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? देखिए इसमें लता, जिस तरह से मुर्तज़ा का व्यवहार था, वो एक साफ इशारा है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है, साधारण माइंड नहीं है। जो अशांत दिमाग होते हैं वो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। देखिए, क्रिमिनल माइंड और टेररिस्ट माइंड दोनों में अंतर है, जिसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो कुछ आपराधिक गतिविधियों से ऊपर कहीं कुछ सोच रहा था। वो ऐसे लोग खुद को नुकसान पहुंचा के बड़ी तबाही के लिए तैयार रहते हैं, और यही एक मॉडस ऑपरेंडी होती है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की। वो इसी तरह के लोग तैयार करते हैं। मुर्तज़ा के भी बारे में जो मुझे जानकारी मिली है, जो इंटेलिजेंस के लोगों ने बताया है और जो पुलिस के अधिकारियों ने बताया है, वो बहुत शांत रहता था। अक्टूबर 2020 में ही वो मुंबई से वापस आया, और आईआईटी का, मुंबई आईआईटी से उसने केमिकल इंजीनियरिंग की। यानी इतना ब्रिलियंट माइंड था, पढ़ाई में टॉपर रहा हमेशा। उसके बाद उसकी नौकरी भी छूट गई, उसकी बीवी भी उसको छोड़ के चली गई। ये जो ट्रांजिशन पीरियड था उसके मुंबई से इंजीनियरिंग करने के बाद, उसके नौकरी करने के बाद, एक ट्रांजिशन पीरियड आया जब वो 2020 अक्टूबर में छोड़कर सब कुछ गोरखपुर आ गया अपने घर पर, और वहां उसने अपने आप को अकेले में एकांतवास में रख लिया। इस दौर से, यानी पुलिस की जांच का जो विषय है वो आज का या कल का नहीं है, वो 2020 अक्टूबर से तभी से शुरू हो रहा है जब मुर्तज़ा मुंबई छोड़ के गोरखपुर आया। कौन सी परिस्थितियों में आया, ये बहुत एक डीप स्टडी हो रही है, चूंकि टेररिज्म के जो मॉड्यूल्स हैं वो पूरे देश में फैले हुए हैं। हमने अभी लगातार पिछले दिनों बिल्कुल विवेक, तेज दिमाग भी धारदार हथियार की तरफ है, और इसका इस्तेमाल किस दिशा में किया जा रहा है, किस दशा में किया जा रहा है, बहुत मैटर करता है। नीरज का रुख इसीलिए करेंगे क्योंकि गोरखपुर से सबसे ज्यादा कनेक्टेड इस वक्त वही हमें जानकारी दे पाएंगे। नीरज, सिविल लाइंस बहुत पॉश इलाका है और अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, लेकिन क्या अगर डिप्रेशन में था तो परिवार वालों ने साझा किया कि किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाया हो या किसी इलाज चल रहा हो, ये तमाम चीजें शेयर की क्या? जी बिल्कुल, जो अहमद मुर्तजा के पिता हैं मुनीर, उन्होंने हमसे जो दस्तावेज शेयर किए हैं वो बताया है कि वहाँ उसका कुछ जगहों पर इलाज चल रहा था, लेकिन हैरत की बात यह कि दवाएं वो बाद में खाना छोड़ दिया था, जैसा कि उसके पिता का कहना है। और सबसे बड़ी बात यह श्रीलता कि अगर वो मानसिक रूप से बीमार था तो वो वेपन जो बाकी वो लेकर गया जिससे उसने हमला किया पीएससी के दोनों जवानों को टारगेट करके, वो वेपन वो कहाँ से पाया, कैसे लेके गया। और सबसे बड़ी बात ये कि गोरखनाथ मंदिर, जब वो सिविल लाइन से गोरखनाथ मंदिर का जो इलाका है 3 से 3.5 किलोमीटर का रेंज पड़ता है उसके घर से, तो
ये भी एक सवाल पैदा होता है कि वो किसी के साथ गया, उसके साथ कोई था या फिर वो अकेले गया। यही वजह थी कि कल पुलिस तलाश कर रही थी कि किसके साथ आया। किसी एक साथी की बात कही जा रही थी। घर के आसपास जाने में, अड़ोसी पड़ोसी से बात करने में क्या पता चलता है? देखिए, दिमागी संतुलन ना ठीक होना, डिप्रेशन में होना या फिर एकदम असंतुलित होना, ये तमाम चीजें बहुत कैटेगराइज होती हैं, लेकिन इसका असर अड़ोस पड़ोस को जरूर पता चलता है कि घर से निकलता है कि नहीं निकलता है। देखिए श्रीलता, जो सिविल लाइंस का जो एरिया है, जहां अब्बासी नर्सिंग होम, आपने बड़ा चर्चित नर्सिंग होम सुना होगा, इनके जो आरोपी है इसके बड़े पिताजी का नर्सिंग होम है, काफी प्रख्यात चिकित्सक भी हैं और उस आसपास कोई ऐसा मकान नहीं है जो रिहायशी इलाका नहीं है, कॉमर्शियल एरिया है, इसलिए बहुत पुराना इनका मकान है। और दोनों जो भाई, 3 भाई वहाँ पर रहते हैं, डॉक्टर अब्बासी के अलावा एक आरोपी के पिता और एक अन्य भाई वहाँ पर रहते हैं, 3 परिवार वहाँ पर है, इसलिए बहुत कोई सामने नहीं आया और बहुत कुछ कोई कहने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन खुलकर पिता सामने आए हैं, अपने बेटे के पक्ष में ही बात कर रहे हैं, लेकिन जो वेपन है वो सवाल खड़े करता है, वो किसके साथ गया ये सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ी बात स्नेहलता, आपको याद होगा 22 मई 2007 का दिन, जब वही सिविल लाइन से थोड़ी दूर आप गणेश चौक आते हैं और वहां से लेकर जलकल बिल्डिंग तक, बलदेव प्लाजा, जलकल बिल्डिंग, 3 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इंडियन मुजाहिदीन का पहला नाम इसी ब्लास्ट में आया था। मैं कवरेज पर भी था उस समय और वो दिन भी याद है मुझे, जब 3 सीरियल ब्लास्ट हुए, तीसरा ब्लास्ट सामने ही हुआ था। तो वो बताया गया जब बनारस, फैजाबाद और लखनऊ कचहरी ब्लास्ट हुआ, उसका ये रिहर्सल गोरखपुर का जो 3 सीरियल ब्लास्ट था उसको बताया गया था। इंडियन मुजाहिदीन का नाम यहाँ पे सामने आया था और जो आरोपी थे पकड़े भी गए थे। तो स्नेहलता, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये ट्रायल था जो 22 मई 2007 का ब्लास्ट, अगर ये लखनऊ, फैजाबाद और बनारस कचहरी ब्लास्ट का ये ट्रायल था, तो कहीं ऐसा तो नहीं गोरखनाथ मंदिर में जो ये किया गया कई तरफ इशारा करती हैं। अगर मानसिक संतुलन नहीं था, अगर चीजें ठीक नहीं थी, डिप्रेशन भी हद से ज्यादा था, तो उसके लिए क्या किया गया, किस तरीके से नजर रखी जा रही थी। लेकिन अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर सबसे इंटरनल अपडेट्स क्या है वो हम जानेंगे विरेश से। जी विरेश। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जब एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो कानून व्यवस्था है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि उन्होंने आतंकी हमले से इनकार नहीं किया। ये एक बड़ी खबर है और मैं आपको सोर्सेज से बता दूं, उच्च पदस्थ सूत्रों से, जो होम मिनिस्ट्री के सोर्सेज कह रहे हैं कि जो रेकी की गई है, ये जो हमला किया गया है, उससे पहले लगभग 25 दिन पहले गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर का रेकी किया गया है। ये सोर्सेज से हमारे पास खबर है कि रेकी की गई और रेकी करने वाले नेपाल से आए थे और नेपाल से लगभग 4 लोग घुसे थे। जो एजेंसीज हैं जो लगातार जांच कर रही हैं और जो होम मिनिस्ट्री के सोर्सेज बता रहे हैं कि 4 लोग नेपाल के रास्ते से होकर गोरखपुर में घुसे थे और 25 दिन पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर का रेकी किया। साथ ही साथ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अयोध्या मंदिर की भी रेकी की गई, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की रेकी की गई और साथ ही साथ मथुरा का भी रेकी किया गया। और इसमें जो सोर्सेज बता रहे हैं, एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि ये 4 लोग 25 तारीख को नेपाल के रास्ते से घुसे थे और उनकी तलाश की जा रही थी। लेकिन जो आईबी के सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इसका जो इनपुट है, इस इनपुट को हमने यूपी सरकार से साझा भी किया था। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके लोग लगे हुए थे इस पूरे मामले को खंगालने में। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर आ रही है सोर्सेज से, आईबी सोर्सेज से जो खबर है कि जो एबीपी गंगा के दर्शकों को एक्सक्लूसिव जानकारी दे दूं, आज से 25 दिन पहले नेपाल के रास्ते से 4 लोगों ने घुसपैठ किया था, जिन्होंने गोरखनाथ मंदिर की भी रेकी की, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की भी रेकी की और इसके साथ अयोध्या की भी रेकी की और मथुरा की भी रेकी की। उनके निशाने पर काशी, अयोध्या, मथुरा और गोरक्षनाथ पीठ, जिसके महंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके निशाने पर थे। और एक और आपको जानकारी दे दूं, पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा अगर आतंकियों के निशाने पर कोई है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन एबीपी गंगा के दर्शकों को सोर्सेज से आ रही खबर आपको बता दूं, जो अभी इनपुट प्राप्त हुआ है उसमें यह है कि इस एंगल पर भी तलाश किया जा रहा है। एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इस बात से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि यह आतंकी घटना है और आतंकी
घटना है तो उसके पीछे एक साजिश थी तो उसके पीछे एक कड़ी थी तो उसके पीछे की कड़ी क्या थी, ये एबीपी गंगा के पास ही जानकारी है। 25 दिन पहले, मैं एक बार फिर एबीपी गंगा के दर्शकों को यह बता दूं कि 25 दिन पहले 4 लोग नेपाल के रास्ते से जिनकी घुसपैठ हुई थी और साथ ही साथ उनकी घुसपैठ होने के बाद उन्होंने गोरक्षनाथ मंदिर की रेकी की, साथ ही अयोध्या की रेकी की, काशी की रेकी की और मथुरा की रेकी की, और उसके बाद से इस घटना को अंजाम दिया गया है। यह विक्षिप्ता अवस्था में सोर्सेज का मानना है, जो होम मिनिस्ट्री के सोर्सेज का मानना है कि यह विक्षिप्ता अवस्था में या पागलपन की स्थिति में इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया है, बल्कि होशो हवास में अंजाम दिया गया है। और इसकी कड़ियां बहुत लंबी हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गोरक्षपीठ के महंत निशाने पर आतंकियों के उस जमाने से रहे हैं जब वो सांसद के तौर पर काम करते थे, और सांसद के तौर पर उनके ऊपर जो खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने इनपुट्स जुटाए थे, तो उस समय भी उनकी जान को खतरा बेहद ज्यादा था और इसीलिए उन्हें सुरक्षा मुहैया उस दरमियान भी कराया गया था। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब दूसरी बार टर्म उन्होंने पाया, और एक और आपको जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में विघ्न बाधा पहुंचाने के लिए जो विदेशी शक्तियां हैं वो पूरी तरह से सक्रिय थी, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। उनके जो सोर्सेज का कहना है, जो सिक्योरिटी फोर्सेज के सोर्सेज का कहना है कि यूपी के चुनाव में बड़े बड़े नेता निशाने पर थे। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आतंकियों के निशाने पर प्रथम नंबर पर थे, पहले नंबर पर थे। और जो सोर्सेज का कहना है उत्तर प्रदेश के खुफिया विभाग के अलावा, जो आईबी सोर्सेज का कहना है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश चुनाव के दरमियान आतंकियों का था, और जो विदेशी फोर्सेज हैं, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, वो इसमें पूरी तरीके से लगी हुई थी, लेकिन वो नाकाम साबित हुई। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी 2 यानी योगी द्वितीय सरकार बनी है, उससे फ्रस्ट्रेशन का लेवल इन जो विदेशी शक्तियां हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा है। और मैं आपको बताऊं कि उसी दरमियान, चुनाव के दरमियान उत्तर प्रदेश के अलावा केंद्र के 2 बड़े नेता निशाने पर थे। 2 बड़े नेता मैं आपको बताऊं जो सत्ता पक्ष के थे, साथ ही विपक्ष का एक नेता भी निशाने पर था, ताकि चुनाव में ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी जाए, ऐसी अप्रिय स्थिति क्रिएट कर दी जाए जिससे उत्तर प्रदेश के चुनाव में विघ्न बाधा पहुंचे और पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में उत्तर प्रदेश का चुनाव जो निशाने पर था, नजर में था, वो पूरे प्रकाश में आए। और कानून व्यवस्था के मद्देनजर जो चुनाव लड़ा जा रहा था उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा, वो निशाने पर और संदेह के घेरे में खड़े हो जाए। सोर्सेज से, आईबी सोर्सेज से मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि 25 दिन पहले नेपाल के रास्ते 4 आतंकियों ने रेकी घुसपैठ की थी, और घुसपैठ करने के बाद उन्होंने गोरखनाथ मंदिर, जिसके महंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उस पीठ की, उस मठ की पूरी तरीके से रेकी की गई, चारों तरफ से रेकी करके, और कल इस घटना को अंजाम दिया गया है। सोर्सेज की बात बता दूं कि जब एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने आतंकी घटना से इनकार नहीं किया है। और आपको मैं बताऊं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो आला अधिकारी वो कुछ भी बहुत इतर नहीं बोलता, यानी वो बहुत ज्यादा नहीं बोलता, बहुत संभल कर बोलता है, क्योंकि इससे जांच प्रभावित होती है। साथ ही साथ इससे एक तरीके से पूरे प्रदेश में तनाव का वातावरण बनता है। इसलिए जिम्मेदार पद पर बैठे हुए दोनों उच्चाधिकारी, जिनके हाथ में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुगम और सरल और बेहतर तरीके से चलाने की जिम्मेदारी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी बातें कह दी हैं जो समझने वाले समझ गए। लेकिन उनकी जिम्मेदारी यह भी है कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन बना रहे। जांच एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, जांच प्रभावित न हो, इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई हर बात अपनी एक बिटवीन द लाइंस काम करती है, उसे समझने की जरूरत है। और आईबी सोर्सेज से मेरे पास खबर है कि फिर एक बार दोहरा दूं एबीपी गंगा के दर्शकों को यह एक्सक्लूसिव जानकारी दे दूं कि 25 दिन पहले रेकी की गई है। अयोध्या की रेकी, गोरक्षपीठ की रेकी, मथुरा की रेकी और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की रेकी। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर एक और महत्वपूर्ण एबीपी गंगा के दर्शकों को
जानकारी दे दूं। जानकारी यह है कि चुनाव के दरमियान विदेशी शक्तियों की नजर में उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उसमें विघ्न बाधा पहुंचाने की लेकिन जिम्मेदारी एबीपी गंगा पर एक ऐसा वीडियो भी सामने आया है जिसमें आरोपी से पूछताछ की जा रही है और इसकी बातें क्या हैं, किस तरीके की बातें ये कर रहा है, जरा आप देखिए इस वीडियो। परसों से बताते हैं, परसों मेरे बड़े पापा थे, आप पता है सम्मान आया अगर बताया? हाँ बताया आगे बताया। तो उन्होंने कहा देखो भाई ये थोड़ा सीरियस लग रहा है, सीसीटीवी भी देखा सब तो लग रहा है कि पुलिस वाले हैं और ये सम्मान का ऐसे कह रहे हैं और ये सीरियस लग रहा है, तो देख लो भाई क्या है, कहीं यहाँ रहा कहीं जाओगे। तो हमें लगा कि हाँ हो सकता है रात 3 बजे आकर हम पुलिस गए, फिर हम डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए। तो फिर हम नौगढ़ के निकल लिए, एक बैग लेके जो काला बैग वही वहाँ से नेपाल चले जाएंगे। नेपाल में मतलब पुलिस किस बात का डर था तुम्हें? कुछ है क्या प्रॉब्लम? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डर है, किसी माइंड में है। किस चीज़ का? कोई बात हुई है, कोई इंसिडेंट? नहीं, तो मेरे बड़े पापा कह रहे थे कि क्या है, सोचो कुछ भी हो गया, मतलब गाड़ी हो गया हो गया या कुछ भी, सोचो तुम्हारे पिछली शादी हो गई, तुमने कुछ केस किया क्या, आप सोच रहे दिमाग लगा रहे हैं क्या हो सकती है। हमारा नहीं कुछ लग नहीं रहा है, फेंक ही लग रहा है। फिर पापा गए तो पापा आए थे उसमें किराएदारी का काम करके, तो उसमें वो वही थे, तो कहने से कुछ सीरियस लग रहा है कुछ।